नमस्कार, मैं आलोक कुमार मुखर्जी। आज फिर नवजागरण में जो सामाजिक संस्कार और धर्मीय संस्कार हुआ उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। 19वीं शताब्दी में भारत की शिक्षा किस तरह थी। भारत की शिक्षा दो तरह से होती थी। एक को बोलते हैं प्राच्य शिक्षा और उसके बाद एक होता है पाश्चात्य शिक्षा। तो प्राच्य शिक्षा से हम लोगों का जो है सो उस समय देशीय शिक्षा चलती थी प्राच्य भाषा में। प्राच्य का मतलब होता है जैसे संस्कृत में और फिर अरबी में, फारसी में, इस तरह से पढ़ाया जाता था उस समय जो है इस तरह से पढ़ाया जाता था। ये प्राच्य में इस तरह के स्कूल में हम लोगों के जैसे कुछ स्कूल ऐसे थे जैसे नवद्वीप में, मिथिला में, बनारस में, इसमें टोल चलते थे, इनके टोल फेमस थे। और पटना, मुर्शिदाबाद, फिर दिल्ली, लाहौर, इन सबों के मदरसा जो है सो अरबी और फारसी भाषा का केंद्र थे। ये सब उस समय इसी तरह शिक्षा दिया करते थे। संस्कृत में ज़्यादातर हिंदू लोग संस्कृत भाषा में वो मंदिरों के बगल में कहीं पर इस तरह से शिक्षा दी जाती थी। और अरबी भाषा में भी शिक्षा दी जाती थी कोई मस्जिद में इस तरह। और फारसी भाषा उस समय का क्या था, फारसी भाषा सरकारी भाषा थी। और सरकारी भाषा में फारसी भाषा जो जानता था, 1835 तक भारत की भाषा कौन थी जो है सो फारसी भाषा। फारसी भाषा में आदमी सरकारी काम काज में नियुक्त होते थे, तो इसलिए सभी आदमी फारसी भाषा सीखना चाहते थे। इसलिए हिंदू मुस्लिम सभी लोग फारसी भाषा सीखा करते थे। तो कोई व्यक्ति केंद्रित होता था, जो कोई व्यक्ति इस तरह का स्कूल भी चलाते थे। तो इस तरह से संस्कृत, अरबी और फारसी में हम लोगों का जो है सो चलता था पढ़ाई। संस्कृत में जो स्कूल होता था उसको बोलते हैं हम लोग टोल और चतुष्पाठी, इस तरह का और उसमें पंडित अध्यापक होते थे, शिक्षक होते थे, कौन, पंडित। और जो है अरबी में क्या होता था, अरबी में मदरसा, उसके बाद मकतब, ये सब मस्जिद के पास शिक्षा दिया जाता था। धर्मीय शिक्षा देते थे ये लोग। और फिर उसमें जो है कोई मौलाना साहब वे जो है सो इसका शिक्षा देते थे। और फारसी में भी इसी तरह जो है जो ट्रेंड लोग होते थे वो फारसी की शिक्षा देते थे। इस तरह से प्राच्य में ही हम लोगों का पूरे देश में इस तरह की शिक्षा व्यवस्था प्रचलित थी। कहीं संस्कृत में टोल था तो कहीं मदरसा थे अरबी में, कहीं फारसी के स्कूल थे। इसी में सभी लोग पढ़ा करते थे, लेकिन इसका कोई निश्चित पाठ्यक्रम नहीं था। और आदमी सब जो है सो तरह तरह का जो पढ़ाते थे अध्यापक, उसी में जो है सो सबको कोई भूगोल, विज्ञान, इन सबों का ज्ञान नहीं होता था। अंग्रेजी साहित्य भी नहीं था। तो उसी में कुछ लोग थे जो इस तरह के प्राच्य भाषा को देने में कुछ संस्थाएं इस तरह का काम की। जैसे 1781 में पहला मदरसा जिसको बोलते हैं हम लोग कलकत्ता मदरसा बना हम लोग का 1781 में। इसको बनाने के पीछे थे कौन, वारेन हेस्टिंग्स जो है सो इसको बनाने के पीछे थे वारेन हेस्टिंग्स। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि इस तरह 1784 में क्या बना। 1784 में एक माने इसको बोलते हैं हम लोग क्या, 1784 में एशियाटिक सोसाइटी, क्या बोलते हैं हम लोग, एशियाटिक सोसाइटी। ये भी प्राच्य भाषा को करने के लिए, प्राच्य को ज़्यादा तरजीह देने के लिए एशियाटिक सोसाइटी बनाया गया 1784 में। किसने बनाए थे, विलियम जोन्स ने। प्राच्य भाषा में ये सब चीज़ बनते रहे। फिर जो है 1791 में एक बनारस संस्कृत कॉलेज बना। और सबसे बड़ी बात थी 1800 में एक बना जिसको बोलते हैं फोर्ट विलियम कॉलेज। इसको बोलते हैं हम लोग फोर्ट विलियम कॉलेज। ये फोर्ट विलियम कॉलेज किस लिए बनाया गया, जो उच्च पदस्थ जो अंग्रेज माने ब्रिटेन से जो अंग्रेजी पढ़ करके यहाँ पर नौकरी करने आते थे, उसको यहाँ के रीति नीति, भारतीय भाषा,
भारतीय कानून और संस्कृति, रीति नीति, इस सब को सिखाया जाता था इस फोर्ट विलियम कॉलेज में। तो इस तरह से ये सब प्राच्य भाषा में ये शिक्षा को प्रसार करने में इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। कलकत्ता मदरसा 1784 में एशियाटिक सोसाइटी और 1800 का फोर्ट विलियम कॉलेज। इस तरह से इसमें जो है सो जैसे प्रिंसेप, विल्सन, ये सब क्या थे, इसके प्रिंसेप, विल्सन और हेस्टिंग्स और ये सब जो थे, मैकेंजी, हाँ हेस्टिंग्स और मैकेंजी, ये सब थे प्राच्य भाषा में शिक्षा चाहते थे। ये सब प्राच्य भाषा में शिक्षा को चाहते थे ये लोग। ये जो है याद रखना पड़ेगा हम लोग को, प्रिंसेप, विल्सन, वारेन हेस्टिंग्स, मैकेंजी, ये सब। अब पाश्चात्य भाषा में जो है, पाश्चात्य भाषा का मतलब है जो ये अंग्रेजी में शिक्षा चाहते थे। पाश्चात्य भाषा के लोग बोलते थे जो नहीं, ये संस्कृत, अरबी और फारसी में नहीं, अंग्रेजी में शिक्षा हो, अंग्रेजी में शिक्षा हो। या अंग्रेजी, उसमें महत्वपूर्ण जो है अंग्रेजी कल्चर सीखेगा आदमी और तरह तरह का ये सब चीज़ अंग्रेजी शिक्षा का जो है सो पाश्चात्य शिक्षा का मतलब अंग्रेजी। इसमें कौन कौन थे? चार्ल्स ग्रांट, उसके बाद मैकाले एक बहुत बड़ा नाम है, मैकाले, और उसके बाद ट्रेवलियन। ये सब पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार करने में विश्वास रखते थे और अंग्रेजी भाषा भारत के लिए मंगलजनक ये लोग समझते थे। कहा है कि अंग्रेजी भारतीय समाज की नैतिकता, शिक्षा और तरह तरह के चीज़ को बढ़ावा दे सकती है। तो इसमें इंग्लिश में ये लोग ये चाहते थे कि खून से भारतीय हो लेकिन रुचि और नैतिकता में वृद्धि हो और अंग्रेजी भाषा सीखने और साहित्य सीखने से इसमें परिवर्तन आएगा। तो अब जो है इसको हम अब जो है इसमें ऐसा हुआ कि इसके बाद 1813 में इसमें एक बड़ी बात हुई। 1813 में क्या हुआ, अंग्रेज 1 लाख जो है वो ग्रांट दिए इस शिक्षा के लिए, 1 लाख रुपया ग्रांट। तो 1 लाख रुपया जब दिया गया शिक्षा के प्रचार के लिए, तो प्राच्य और पाश्चात्य में द्वंद्व शुरू हो गया। मतलब उसमें जो है दोनों में जो हम लोग को मिले, संस्कृत शिक्षा के लिए मिले, अरबी के लिए मिले, फारसी के लिए मिले, न कि अंग्रेजी के लिए मिले। तो इस तरह से दोनों में एक द्वंद्व की स्थिति आ गई, लड़ाई की स्थिति। तो उसको लेकर के तरह तरह का कमीशन बैठा और उसमें जो है जो मैकाले जो है एक राय दिए, जो नहीं, मैकाले जो है वो बोले क्या, जो बेंटिक के ये बहुत सलाहकार थे, बेंटिक जो है उस समय थे गवर्नर जनरल बेंटिक। तो बेंटिक के गवर्नर जनरल मैकाले ने ये बोला कि नहीं, अंग्रेजी में ही शिक्षा जो है बढ़िया होना चाहिए और अंग्रेजी में शिक्षा होना चाहिए। इसलिए मैकाले क्या किए, वो जो है ऐसा एक चीज़ लेकर आए जिसको बोलते हैं हम लोग मैकाले मिनट का मतलब है जो 1835 में कुछ सिद्धांत जो है ये लेकर आए मैकाले। इसमें कैसा सिद्धांत था, उनका क्या क्या था बोलना मैकाले का। जो मैकाले बोल रहे थे कि किस चीज़ में शिक्षा होनी चाहिए, इंग्लिश में, ग्रांट किसको जाए, इंग्लिश में शिक्षा होना चाहिए, ताकि भारत के समाज में जो तरह तरह की दुर्नीति है, तरह तरह का भ्रष्टाचार है, उसको जो है सो अंग्रेजी ही सुधार सकता है। इसलिए ये जो है सो अंग्रेजी ही उच्च और मध्य वित्त माने जो है सो आदमी में अंग्रेजी शिक्षा विस्तृत होने पर अंग्रेजी का जो है क्या होगा, जो उच्च और मध्य वर्गीय में जब अंग्रेजी सीखेगा तो वही लोग फिर जो है नीचे श्रेणी में उसको फैला देगा। इसको बोलते हैं हम लोग डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। कहने का मतलब है जो अंग्रेजी पहले उच्च वर्गीय और मध्य वर्गीय लोग सीखेंगे और उसके बाद निम्न वर्गीय लोग में वो जो है सो धीरे धीरे आ जाएगा। तो इस तरह से धीरे धीरे पूरे समाज में जो है पहुंच जाएगी। तो इस तरह से क्या होगा, जो खून से भारतीय
और रुचि और नैतिकता में क्या होगा, वो अंग्रेज तैयार होगा। इस तरह मैकाले एक जो है सो अपने अंग्रेजी शिक्षा के बारे में उन्होंने एक रिपोर्ट दी, जो अंग्रेजी में ही शिक्षा होना चाहिए। जो पहले उच्च वर्ग के लोग सीखेंगे, धीरे धीरे निम्न वर्ग में समाज में आएगा और समाज का इससे उन्नति होगा, भ्रष्टाचार कम होगा, तरह तरह का नैतिकता, सब चीज़। अंग्रेजी साहित्य जो है सभी साहित्य से उत्कृष्ट है, ये उनका विचार था मैकाले का। उसको बेंटिक ने बोले जो हाँ ठीक है, यही जो है उसको उन्होंने लागू कर दिया 1835 में। और तब 1835 में कलकत्ता में क्या बन गया है, मेडिकल कॉलेज। मेडिकल कॉलेज बना 1835। तो 1835 में हम लोग दो चीज़ याद रखेंगे, 1835 में मैकाले मिनट भी हुआ और 1835 में कलकत्ता का मेडिकल कॉलेज। कलकत्ता का मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब हुई थी, 1835 में। इसके बाद जो है मैकाले के बाद फिर जो है दूसरा जो है एक आया, जिसको बोलते हैं हम लोग वुड का डिस्पैच। 1854 में आया वुड्स डिस्पैच। कहने का मतलब है वुड जो थे, वुड वो अपना जो है एक प्रस्तावनामा लेकर आए 1854 में, जिसमें वो बोले क्या, जो तरह तरह का प्राथमिक शिक्षा ये सब का विस्तार होना चाहिए, लेकिन 3 यूनिवर्सिटी बनना चाहिए, 3 यूनिवर्सिटी। इसी के तहत जो है कहाँ चेन्नई में और कलकत्ता में और बम्बई था उस समय, तो बम्बई कलकत्ता और मद्रास, उस समय मद्रास था चेन्नई का नाम। यहाँ पर क्या बना, यूनिवर्सिटी बना, 3 यूनिवर्सिटी। कितने साल में बने, 1857। तो सबसे पुराना यूनिवर्सिटी हम लोग का कलकत्ता यूनिवर्सिटी है, जो 1857 में बना था। बम्बई भी, कलकत्ता भी और मद्रास भी। तो इस तरह से चार्ल्स वुड जो है, इसको शिक्षा के क्षेत्र में एक मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है, जो मैंने बहुत बड़ा नियम बनाए और इस तरह से यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई। उसके अंडर में कॉलेज और स्कूल, ये सब तरह तरह के चीज़ आते रहे। इसके बाद जो है सो एक और भी कमीशन बना, जिसको हम लोग बोलते हैं 1892 में, जिसको बोलते हैं हम लोग हंटर कमीशन। 1882 में क्या बना, हंटर कमीशन। ये पहला सरकारी कमीशन था। 1882 में हंटर कमीशन बना, जो पहला हंटर कमीशन पहला जो है, पहला शिक्षा के क्षेत्र में कमीशन बैठा जो है सरकारी तरीके से। इस तरह से क्या हुआ, शिक्षा के क्षेत्र में इस तरह से उन्नति होते रहा हम लोग के यहाँ। जैसे पहले मैकाले हुआ, फिर वुड्स डिस्पैच में ये भी हुआ, जैसे आजकल शिक्षा के क्षेत्र में किसी को आने के लिए शिक्षक को बीएड होना ज़रूरी होता है, तो उसी तरह ये बीएड का पहला प्रावधान इसी में था, चार्ल्स वुड के डिस्पैच में। और 82 में फिर हंटर कमीशन बना, जिसमें प्राथमिक भी शिक्षा पर जो है जोर दिया गया, जिला बोर्ड वगैरह को दिया गया, और जो है सरकारी सहायता से विश्वविद्यालय भी बनने लगा, और नारी शिक्षा पर जोर दिया गया। ये इसी सब में ही मैंने वुड में भी नारी शिक्षा पर जोर दिया गया, जो बाद में चल करके नारी शिक्षा को लेकर के बेथुन वगैरह ने बहुत काम किया, फिर विद्यासागर, फिर और सब भी इस तरह से। डेविड हेयर भी थे एक, वो भी जो है तरह तरह के स्कूल बनाए, और इस तरह से नारी शिक्षा में उन्नति जो है यहाँ से परिलक्षित हुआ। अब पाश्चात्य शिक्षा में एक और नाम आता है बेथुन का। बेथुन, इनका नाम है जॉन इलियट ड्रिंक वाटर बेथुन। ये भारत प्रेमी एक ब्रिटिश नागरिक थे, जो पाश्चात्य शिक्षा में विश्वास करते थे, वेस्टर्न एजुकेशन। इन्होंने हिंदू फीमेल स्कूल स्थापना की, हिंदू फीमेल स्कूल, जो बाद में चल करके बेथुन स्कूल का नाम हुआ। इसी का नाम है बेथुन स्कूल, जो कलकत्ता में है। बेथुन स्कूल जो कलकत्ता में है, ये फीमेल स्कूल और जो है सो नारी शिक्षा में सबसे अहम योगदान है इनका, बेथुन का। जो बेथुन स्कूल बनाए, विद्यासागर उसमें सेक्रेटरी थे। विद्यासागर उसमें सेक्रेटरी आए, और बहुत संभ्रांत परिवार की महिलाएं, लड़कियां इस स्कूल में पढ़ने के लिए आती थी।
आज भी है बेथुन स्कूल। और पाश्चात्य शिक्षा में दूसरा योगदान है, पहला योगदान है बेथुन का, दूसरा योगदान है मिशनरी का। मिशनरी का मतलब है जैसे यहाँ पर जो है कुछ मिशनरी माने उधर से वेस्टर्न कंट्री से हम लोगों के देश में आए और उन लोगों ने पाश्चात्य शिक्षा इंग्लिश का विस्तार किया। इसमें पहला नाम था बैप्टिस्ट मिशन। बैप्टिस्ट मिशन बहुत इम्पोर्टेंट डेट है, 1800 में ये स्थापना किए थे। 1800 में श्रीरामपुर प्रेस, ये 3 आदमी थे। एक नाम है मार्समैन, इसको हम लोग को याद रखना पड़ेगा, मार्समैन, कैरी, विलियम कैरी और वार्ड। ये 3 आदमी, ये 3 मिल करके ये बैप्टिस्ट मिशन की स्थापना की। ये अपना छापाखाना बनाए और तरह तरह के बुक्स को इन्होंने छापा बहुत सारे भाषाओं में। इस मिशनरी का योगदान अभूतपूर्व है। ये 1800 में इन तीनों को बोला जाता है श्रीरामपुर त्रयी। इन्हीं के नाम पर कॉलेज भी है, कैरी के नाम पर, और इन्होंने बनवाया कॉलेज वगैरह ये लोग बनाए। और ये लोग छापाखाना में बहुत सारे इनका योगदान है। और उस छापाखाने से बहुत सारे पुस्तकें छपी जो कलकत्ता में विभिन्न कॉलेजों को दिया गया, जैसे फोर्ट विलियम कॉलेज जो कलकत्ता में है वहाँ के लिए। उसके बाद एक और था लंदन मिशनरी। ये लंदन मिशनरी भी अपना योगदान दिए। यहाँ पर बहुत सारे इन लोगों ने स्कूल खोला। बैप्टिस्ट मिशन, लंदन मिशनरी, ये अंग्रेजी शिक्षा में तरह तरह के स्कूल खोले। अंग्रेजी शिक्षा में आदमियों को अंग्रेजी शिक्षा दिए ये लोग। और उसके बाद एक और है स्कॉटिश मिशनरी भी यहाँ पर आए, स्कॉटलैंड के। तो स्कॉटलैंड के मिशनरी यहाँ पर इंग्लिश भाषा में ये कॉलेज खोले, जिसका आज भी नाम है स्कॉटिश चर्च कॉलेज, जो अभी भी है कलकत्ता का ये इंग्लिश का बहुत ही सुंदर कॉलेज है, स्कॉटिश चर्च कॉलेज। तो ये स्कॉटिश चर्च कॉलेज भी ये पाश्चात्य भाषा में ये जो है सो आदमी जाने, और पाश्चात्य भाषा में पढ़ करके आदमी इंग्लिश पढ़ करके यहाँ से तरह तरह के नॉलेज को भी अर्जन किए। और वहाँ के वेस्टर्न कल्चर और वेस्टर्न के बहुत सारे बुक्स भी यहाँ पढ़े। उसके बाद एक और आदमी का नाम है जिनका नाम है राधाकांत देव। ये राधाकांत देव और एक नाम है हेयर। अब ये दोनों एक साथ काम करते थे, राधाकांत देव और हेयर। तो ये डेविड हेयर जो हैं, ये डेविड हेयर एक बड़ा नाम है, डेविड हेयर बहुत सारे स्कूलों की स्थापना की। जैसे एक है हिंदू स्कूल, ये 1817, बाद में चलकर यही हिंदू कॉलेज हो गया। और फिर कलकत्ता स्कूल बुक सोसाइटी, ये बुक छापने के लिए, स्कूल के बुक छापने के लिए स्कूल बुक सोसाइटी भी 1817 में ये हुआ। और एक था कलकत्ता स्कूल सोसाइटी। ये क्या थे? ये कलकत्ता स्कूल सोसाइटी का भी 1818 में इसका उद्घाटन हुआ था। ये कलकत्ता स्कूल सोसाइटी का बना था। तो ये 1818 में ये स्कूल स्थापना के लिए बना था, इंग्लिश मीडियम स्कूल ये स्थापना करते थे ये सब। तो इसमें डेविड हेयर और राधाकांत देव का भी भूमिका था। वो भी नारी शिक्षा पर जोर देते थे। और डेविड हेयर भी ये नारी शिक्षा और स्त्रियों के लिए बहुत सारा स्कूल बनाए, लड़कियों के लिए बहुत सारा स्कूल राधाकांत देव जो अपने ज़मीन वगैरह दिए। और हेयर जो है ये एक घड़ी व्यवसायी थे, अपने सारे जीवन की कमाई जो है यहाँ भारत में आकर के इन्होंने लगा दिया। ये व्यवसायी थे जो मनुष्य से प्यार करते थे
और मनुष्य के लिए ये इन्होंने अपना सारा संपत्ति जितना भी उन्होंने कमाया था, जो बिजनेसमैन घड़ी के रूप मैकेनिक के रूप में, वो सारा चीज़ वो जो है यहाँ लगा दिए विभिन्न स्कूल खोलने में। तो इन्होंने अहम योगदान दिया है। 3 स्कूल, हिंदू स्कूल, कलकत्ता स्कूल बुक सोसाइटी की भी स्थापना की जहाँ पर बुक छापा जाता था, और कलकत्ता स्कूल सोसाइटी जिसके तहत बहुत सारे इंग्लिश मीडियम स्कूल ये खोले। तो हेयर इतने फेमस आदमी डेविड हेयर कि इन्हीं के नाम पर हेयर स्कूल भी बना बाद में ये स्कूल का नाम क्या रखा गया, इन्हीं के नाम पर हेयर स्कूल। और कलकत्ता में एक स्ट्रीट भी है जिसका नाम है हेयर स्ट्रीट। इस तरह से इन लोगों ने पाश्चात्य शिक्षा में अहम भूमिका निभाई। और भारत का वेस्ट बंगाल का जो मेडिकल कॉलेज है 1835 का और 1857 का कलकत्ता यूनिवर्सिटी, इसने भी बहुत अहम योगदान निभाया ये पाश्चात्य शिक्षा को बढ़ाने के लिए। पाश्चात्य शिक्षा में पहला था कलकत्ता मेडिकल कॉलेज। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज इसकी स्थापना हुई थी, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई थी 1835 में। 1835 में ये मैकाले मिनट में बोला गया था पाश्चात्य शिक्षा, तो इसलिए कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना इस समय हुई 1835 में। इस समय कौन थे हम लोगों के गवर्नर जनरल? लॉर्ड विलियम बेंटिक। मैकाले मिनट के आधार पर बेंटिक उस समय गवर्नर जनरल थे। तो ये मेडिकल कॉलेज क्या था, ये हम लोगों को जो है वेस्टर्न पद्धति सिखाता था, वेस्टर्न पद्धति, और उसमें चिकित्सा, वेस्टर्न पद्धति से चिकित्सा। चूँकि उस समय क्या था, हम लोगों के यहाँ वैद्य वगैरह इलाज किया करते थे, कोई वेस्टर्न एजुकेशन का जो था वेस्टर्न पद्धति से इलाज का व्यवस्था नहीं था। तो कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई, जो पूरी वेस्टर्न जो है इसका चिकित्सा व्यवस्था था, एलोपैथिक जिसको आज बोलते हैं हम लोग। तो ये आधुनिक, इसको किसके लिए बनाया गया, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था भारतीय छात्र छात्री आधुनिक रिसर्च करें, और ये जो है सो ये आधुनिक जो है ये रिसर्च किस में? वेस्टर्न पद्धति में। वेस्टर्न पद्धति में देश के विभिन्न चिकित्सा क्षेत्र में डॉक्टर का जुगान करना। सिर्फ एक ही मेडिकल कॉलेज, सोचिए उस समय 1835 में पहला मेडिकल कॉलेज कहाँ बैठ रहा है? कलकत्ता में। आज भी है हम लोगों का ये मेडिकल कॉलेज 1835, सबसे पुराना, सिर्फ भारत में ही नहीं पूरे एशिया और भारत में पहला ये मेडिकल कॉलेज, जिसका उद्देश्य क्या था? आधुनिक रिसर्च में वेस्टर्न चिकित्सा में चिकित्सकों को का जुगान देना विभिन्न जो है हॉस्पिटल में। और क्या था इसका? जो डॉक्टर लोग रिसर्च करेंगे, खोज करेंगे, इसकी भी इसका व्यवस्था करेंगे। और 4 से 6 साल डिग्री में लगते थे, 4 से 6 साल डिग्री में लगते थे। और ये ब्रिटिश जो है उसको हेल्प किए, ब्रिटिश हेल्प करके यहाँ पर जो है इसकी स्थापना की। ब्रिटिश इसमें रुपया भी लगाए ताकि वेस्टर्न चिकित्सा में भारत जो है अग्रणी हो सके। तो इसमें जो है बहुत बड़े बड़े डॉक्टर हुए, जैसे हम लोगों के विधान चंद्र राय जो हम लोगों के पहले मुख्यमंत्री थे, ये विधान चंद्र राय, ये भी यहीं से डॉक्टरी पास की। और ये एशिया और भारत का पहला था चिकित्सा, यूरोपीय चिकित्सा पहली बार आया भारत में यहीं पर। और इसके प्रथम जो है इसमें सिर्फ 49 छात्र लेकर के शुरू हुआ, सिर्फ छात्र थे, उस समय छात्री नहीं था। तो इसमें क्या था, जो सिर्फ 49 छात्र थे उसको लेकर के इसके प्रथम जो है, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे ये पूछा जाता है परीक्षा में। प्रथम अध्यक्ष का नाम था एम.जे. ब्रैमली। और इसमें मधुसूदन गुप्त नाम के एक आदमी हुए, मधुसूदन गुप्त कौन थे कि ये डॉक्टरी शिक्षा के लिए मृत मानव शरीर का विच्छेदन किए, डिसेक्शन, जो पहली बार हुआ भारत में और कहीं भी एशिया में पहली बार। ये डिसेक्शन जो है ये पहली बार ये मधुसूदन गुप्त ही जो है डिसेक्शन किए, मृत जो है मानव शरीर का जो विच्छेदन होता है उसमें जानकारी मिलती है ये थे।
और 1883 में महिला छात्रा भी, मतलब छात्राओं को इसमें दाखिला मिला। और उसमें पहली जो है थे कौन थी, उसका नाम पूछा जाता है परीक्षा में, कादम्बिनी गांगुली। ये प्रथम छात्रा थी। ये प्रथम छात्रा जो थी, इनका नाम क्या था, कादम्बिनी गांगुली। तो इस तरह से वेस्टर्न जो विकास हुआ हम लोग का, वेस्टर्न पढ़ाई, वेस्टर्न इंग्लिश में लिटरेचर पढ़ाई होता था, तो उसी तरह वेस्टर्न चिकित्सा पद्धति भी भारत में आया मैकाले के ही प्रयास से और बेंटिक के प्रयास से। सबसे बड़े गवर्नर जनरल बेंटिक, जिसके समय में सती प्रथा का उन्मूलन हुआ, उन्होंने कानून बनाया, बहुत सारे बड़े अच्छे गवर्नर जनरल के रूप में इन्होंने बहुत से कुरीतियों को भी समाप्त किया। और इस तरह जो है उनका विचार इस तरह का था कि वेस्टर्न पद्धति में भारत उन्नति करे। और दूसरा काम जो हुआ वेस्टर्न पद्धति का, उसमें क्या था, कलकत्ता विश्वविद्यालय। अब जो है कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना, कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। बताए थे कलकत्ता विश्वविद्यालय, कलकत्ता यूनिवर्सिटी। कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? 24 जनवरी 1857। इस समय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे उस समय गवर्नर जनरल। वायसराय गवर्नर जनरल दोनों ही थे। तो ये पहले जो है, ये लॉर्ड कैनिंग जो है कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना किए। हम लोग जानते हैं कि वुड का डिस्पैच था। वुड का डिस्पैच कब आया था? पहले बताए थे 1854 में। और इन्होंने वुड के डिस्पैच में ये बताए कि भारत में लंदन विश्वविद्यालय की तरह 3 विश्वविद्यालय होना चाहिए, जो स्थापित हुआ कहाँ? कलकत्ता में, बम्बई में और मद्रास में, आज जो चेन्नई है। तो इस तरह से ये पहला जो है, ये साउथ एशिया का भी पहला जो है पहला विश्वविद्यालय जो लंदन यूनिवर्सिटी के तौर पर बना, पहला आधुनिक विश्वविद्यालय, और पूरे भारत का ही नहीं, एशिया में। इसका उद्देश्य क्या था? जो बंगाल प्रेसिडेंसी के अंडर में जो आधुनिक शिक्षा का प्रसार हो, अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार हो, अपने इलाके कॉलेज का अनुमोदन देना, माने कॉलेज जो खुलेगा उसको अनुमोदन देना, और वहाँ पर जो है सो परीक्षा के उपरांत उसका उपाधि देना, परीक्षा के उपरांत उसका उपाधि, ये जैसे किसी बीए पास किया, कोई एमए पास किया, इसका जो उपाधि देना। इस तरह से जो है इसका लाहौर से लेकर रंगून तक सोचिए, और श्रीलंका का भी भाग, इसमें सारे पढ़ने आते थे स्टूडेंट। तो सोचिए कलकत्ता विश्वविद्यालय कितना पुराना, सबसे पुराना विश्वविद्यालय भारत का कलकत्ता विश्वविद्यालय, जो हम लोगों का गर्व है। हम लोगों के यहाँ पर आज भी वो यूनिवर्सिटी है। तो इसके पहले आचार्य कौन थे? यही लॉर्ड कैनिंग थे पहले आचार्य। और प्रथम उपाचार्य कौन थे? प्रथम जो उपाचार्य का नाम था, उनका नाम था क्या? सर जेम्स कॉलविल। सर जेम्स कॉलविल पहले थे उपाचार्य, प्रथम उपाचार्य, उप कुलपति भी बोलते हैं इसको, उप कुलपति, चांसलर, वाइस चांसलर। ये वाइस चांसलर थे कौन? पहले लॉर्ड कैनिंग। ये पहला ये पूछा जाता है। और आशुतोष मुखोपाध्याय भी इसके माने आचार्य हुए, उपाचार्य, और स्वर्ण युग माना जाता है 1858 से लेकर। तो इस तरह से ये जो है, इसमें बहुत सारे स्नातक हुए, जो पहले स्नातक के तौर पर गिने जाते हैं। स्नातक ग्रेजुएट की डिग्री कौन कौन लिए? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, उसके बाद और थे जदुनाथ बोस। इस तरह से ये लोग पहले जो है स्नातक हुए, जो कब उनको डिग्री मिला? 1858 में। 1858 में पहली बार यह स्नातक माने ग्रेजुएशन, बीए, बीएससी, इस तरह का जो डिग्री होता है, स्नातक पहले कौन थे? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, जदुनाथ सरकार, ये पहले स्नातक बने। ये परीक्षा में पूछा जाता है। जदुनाथ सरकार या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय पहले स्नातक बने। और 1882 में कादम्बिनी गांगुली, 1882 में कादम्बिनी
कादम्बिनी गांगुली, और एक नाम था महिला जिनका नाम था चंद्रमुखी बसु। ये दोनों पहली जो है क्या हुए, पहली महिला स्नातक। पहले महिला स्नातक कौन हुई? 1882 में कादम्बिनी गांगुली और चंद्रमुखी बसु। बहुत पूछा जाता है परीक्षा में। तो पहली महिला स्नातक बनी ये लोग। उसके बाद जो है बहुत सारे बड़े बड़े लोग एक कलकत्ता यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किए, जैसे सीवी रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन जिसको बोलते हैं, फिर जगदीश चंद्र बसु, है ना, विधान चंद्र राय, ये सब तरह ये जो है प्रफुल्ल चंद्र राय, उसके बाद सत्येंद्र नाथ बोस, मेघनाथ साहा जो थे वो भी कलकत्ता यूनिवर्सिटी में थे। आजकल भी जो है सो बहुत सारे बड़े बड़े लोग कलकत्ता यूनिवर्सिटी पढ़ते हैं। तो पहला बीए यहाँ पर कब हुआ? 1858 में, और पहला एमए जो है वो 1861 में। ये पहला डिग्री जो उपाधि प्रदान किया गया। तो ये कलकत्ता यूनिवर्सिटी की स्थापना किस लिए हुई थी कि यहाँ से क्या हुआ था, जो हम लोग की इस प्रेसिडेंसी में आधुनिक शिक्षा का प्रसार हो और सारे कॉलेज का अनुमोदन भी पाए, परीक्षा ग्रहण करना, उपाधि देना, ये सब इसका काम था। और कलकत्ता विश्वविद्यालय आज भी जो है सो भारत का एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय के रूप में खड़ा है। आज बस यहीं तक। कल फिर दूसरे वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। चैनल को जो है सो सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें।